हम क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है कि भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उस पर हम विचार करते हैं। पहला लिखा गया है कि चुनाव आयुक्तों का निर्धारित कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये 5 वर्ष का ना होकर के 6 वर्ष का होता है, तो ये हमारा पहला सेंटेंस गलत हो जाता है। दूसरा लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग मतों की पुनर्गणना का आदेश तब दे सकता है जब उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और न्यायसंगत नहीं रही है। ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा सेंटेंस कहता है कि भारतीय संविधान में न्यायाधीशों और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो अगर हमारा पहला गलत है तो ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। हमारा दूसरा और तीसरा सही है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बैड बैंक के संदर्भ में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसके बारे में हम विचार करते हैं। ये कहता है कि बैड बैंक एक वित्तीय इकाई है जिससे बैंकों से गैर निष्पादित संपत्ति यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या बैड लोन खरीदने के लिए स्थापित किया गया है। एनपीए उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं या जिनके मूलधन या ब्याज का अनुसूचित बकाया भुगतान बाकी होता है। पहला सेंटेंस भी सही है, दूसरा भी सेंटेंस सही है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है सी। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन कौन कौन से हैं। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक दिया गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमनिटी इन एक्शन, फ्रीडम हाउस, ह्यूमन राइट फाउंडेशन। ये जो चारों के चारों जो इंस्टीट्यूशन के नाम दिए गए हैं, चारों के चारों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के संबंध में बातें करते हैं। ये मानव के अधिकारों से संबंधित जुड़े हुए जो भी मुद्दे होते हैं उन पर काम करते हैं, उन पर एक्शन लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा डी। डी इज़ राइट आंसर। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की घोषणा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये सेंटेंस गलत है। ये रेगुलेटिंग एक्ट की घोषणा द्वारा बॉम्बे नहीं, ये कलकत्ता होगा यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारतीय क्षेत्र के सर्वोच्च न्यायालयों पर बाध्यकारी है। ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये बात गलत है, क्योंकि जो न्यायाधीशों के कार्यकाल के संबंध में कोई भी निश्चित मापदंड नहीं है। तो हमारा ये तीसरा सेंटेंस भी गलत हो जाता है और पहला भी गलत हो जाता है। अगर पहला और तीसरा गलत हो जाता है तो हमारा ऑप्शन 2 ही बचता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। लिखा गया है कि जो 3 सेंटेंस दिए गए हैं, इन तीनों वाक्यों के संदर्भ में हमें बताना है कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन तीनों सेंटेंस को संदर्भित करता है और उनको पूर्ण रूप से डिफाइन करता है। तो लिखा गया है कि दलदली जगहों की सतह पर पाए जाने के कारण इसे मार्स गैस कहा जाता है। इसके अपूर्ण दहन से कार्बन ब्लैक उत्सर्जित होता है, जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल टायरों के उपयोग किए जाने वाले रबर में एक प्रबल एजेंट के रूप में व्यापक स्तर पर किया जाता है। यह वायुमंडल के सतही स्तर पर ओजोन निर्माण हेतु जिम्मेदार है। तो आप यहीं से एक की टर्म आपको मिल रहा है, दलदली जगहों पर पाए जाने के कारण। ये मार्स गैस आप सभी लोगों को पता है, जिन लोगों ने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करी होगी तो उनको ज़रूर पता होगा। मार्स गैस जो है मेथेन गैस को बोला जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है, मेथेन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान के हृदय और आत्मा के संदर्भ में
बोला गया था। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो हर किसी को ही पता होगा जिसने भी एम लक्ष्मीकांत की बुक को जो है अच्छे से रिवीजन किया होगा या उनको पढ़ा होगा। तो ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। नागरिकता भी लागू हो गया था, निर्वाचन भी हो गया था, नीति निर्देशक सिद्धांत इसको भी छोड़ के रखते हैं, अस्थायी और परिवर्तनशील प्रावधान ये भी हो गया था, संक्षिप्त शीर्षक ये भी हो गया था, अंतरिम पार्लियामेंट यानी अंतरिम संसद ये भी हो गया। तो अगर हमारे तीसरे को अगर हम हटाते हैं तो ये जो है हमारा ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी ही बचता है जो पूरी तरह से सही, हमें सही उत्तर की तरफ ले जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके संदर्भ में 3 वाक्य दिए गए हैं। हमें इन तीनों वाक्यों पर विचार करते हुए बताना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस सही है। तो पहला लिखा गया कि इसकी स्थापना 1919 में वर्साय संधि के द्वारा किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा लिखा गया है कि वर्ष 1969 में इसे नोबेल पीस प्राइज या नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। सारे लोग जो है जो की पॉइंट्स है, जो की टर्म है, इनको नोट करते चलिएगा, आप लोगों के लिए रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। तीसरा कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की बैठक प्रतिवर्ष जिनेवा में होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और एक चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा कि जो ILO का हेडक्वार्टर है ये जिनेवा ही है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा है। ओके, तो हमारा पहला भी सही हो जाता है, दूसरा भी सही हो जाता है, तीसरा सही हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, हम अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारतीय संविधान, ये रेट के संदर्भ में जो है क्वेश्चन है। तो कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 जो है सुप्रीम कोर्ट को नहीं, ये हाई कोर्ट के संदर्भ में है। तो यहाँ पे होगा हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर ये जो है दूसरा सेंटेंस कहता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा केवल लोक प्राधिकारी के खिलाफ जारी की जा सकती है, ये एक बात गलत है। ये जो है केवल लोक प्राधिकारी के खिलाफ ही नहीं, ये जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और भी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब के खिलाफ जारी की जा सकती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो हमारा ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाता है सही, यानी डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि अस्पृश्यता के संबंध में 2 सेंटेंस दिए गए हैं, इन पर हमें विचार करके बताना है कि इसमें से क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि अस्पृश्यता जिसने भी जो है पॉलिटी की बुक पढ़ी होगी उनको स्पष्ट रूप से ज्ञात होगा कि अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि अब अस्पृश्यता के संबंध में जो है आर्टिकल 17 बात करता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 प्रकृति में निरपेक्ष है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रकृति में निरपेक्ष है मतलब का मतलब है नेचर में जो है आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता के संबंध में बात करता है वो एब्सोल्यूट नेचर को प्रदर्शित करता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका पहला अगर गलत हो जाता है और दूसरा सही हो जाता है तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। केस रिकवरी के बारे में हमें जो है
बताया गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जो सही रूप में जो है उसको डिफाइन करता है, उसको परिभाषित करता है। तो जो है कोविड-19 के बाद जो हमारी जब भारतीय इकोनॉमी जो है जब धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, तो उसके संदर्भ में जो है ये बोला गया था कि भारतीय इकोनॉमी जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे जो है के शेप इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए जो है रिकवरी की तरफ आगे बढ़ रही है। तो उसी के संदर्भ में हमें पूछा गया कि इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो के शेप रिकवरी को डिफाइन करता है। तो सी वाला ऑप्शन जो लिखा गया है, आप पढ़ कर देख लीजिएगा, आप लोगों को सी ही एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो के शेप रिकवरी को सही रूप में रिप्रेजेंट करता है। लिखा गया है कि एक ऐसा परिदृश्य है जिसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट आने के बाद क्रमिक रूप से सामान्य स्तर तक वृद्धि करने से पहले कुछ समय के लिए कम वृद्धि दर के आसपास संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही ऑप्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। इसमें जो है कुछ राइटर्स के नाम दिए गए और उनके बुक के बारे में लिखा गया है। उनकी कौन कौन सी बुक हैं हमें पहचानना है कि जो उनके सामने जो उनके बुक के को लिखा गया है, उनकी बुक्स को लिखा गया है, क्या ये सही हैं? तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये पूरी तरह से सही है। दूसरा है आंग सान सू की, जो म्यांमार की पहले चांसलर हुआ करती थी, अब वहाँ पे जो है प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है। तो आंग सान सू की जो बुक है फ्रीडम फॉर फियर, ये भी सही है। महात्मा गांधी हिंद स्वराज के संबंध में जो बुक है, ये महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखी गई बुक है, ये भी सही है। चौथा कहता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन द ऑटोबायोग्राफी, ये चौथा ऑप्शन भी सही है। तो हमारे चारों के चारों ऑप्शंस जो है सही हैं। इसको आप लोग कहीं ना कहीं एक बार जो है नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ये स्टेट पीसीएस में काफ़ी काम आ सकता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। ये जो जनहित याचिका के संदर्भ में जो है कुछ बातें करता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि जनहित याचिका के संदर्भ में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें पहचानना है कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है, इसमें से लिखा गया है कि जनहित याचिका की अवधारणा फ्रांसीसी न्यायशास्त्र से ली गई है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये फ्रांसीसी न्यायशास्त्र न होकर के यहाँ पर हो जाएगा अमेरिकी, यूएसए। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक जनहित याचिका को परिभाषित नहीं किया है, ये भी बात पूरी तरह से गलत है। इसमें लिखा गया है कि आगे कि इसमें से कौन सा सही है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन जो होगा, दोनों गलत है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि तकनीकी वस्त्रों के संदर्भ में जो है 6 ऑप्शंस दिए गए, आपको पहचानना है कि इसमें से कौन कौन से जो है तकनीकी वस्त्रों के उपयोग के संदर्भ में उपयोग में लाए जाते हैं। तो पहला है मेडिटेक, मोबिलटेक, आइकोटेक, पैकटेक, एग्रोटेक, बिल्डटेक। ये 6 के 6 ऑप्शन जो हैं सही हैं। ये तकनीकी वस्त्रों के उपयोग के संदर्भ में ही बात करते हैं। अब एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि तकनीकी वस्त्र क्या होते हैं। तकनीकी वस्त्र वे वस्त्र होते हैं जो ऑटोमोबाइल हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, निर्माण हो गया, कृषि हो गया, स्वास्थ्य देखभाल हो गया, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी हो गई, पर्सनल सिक्योरिटी हो गई, इससे संबंधित जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 6 के 6 ऑप्शन जो है सही होंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला है मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है। ये बात तो सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर आपने जो है इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो आपको पूरी तरह से ये जो है समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका कथन नंबर 2 कहता है प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ये बात जो है
अगर इस पर हम विचार करें, अगर हम इस पर विचार करते हैं तो ये कहता है कि जो प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ये भी बात सही है। अब क्यों सही है ये? कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं होता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है तब तक उन्हें राष्ट्रपति द्वारा उन्हें उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। हालांकि जो है यदि वह लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें इस्तीफा देना अनिवार्य हो जाता है या राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त भी कर सकता है। तो हमारा जो 26 का ऑप्शन सही होगा वो होगा सी इज राइट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। 27 कहता है कि ये कौन से कथन इसमें से सही है। ठीक है, तो इसमें से 27 क्वेश्चन में पहला कथन है, संघीय प्रणाली देश की एकता और क्षेत्रीय विविधता को बनाए रखने में मदद करती है। ये बात तो सही है, ये तो वेल नोन चीज़ है, ये हर किसी को पता ही होगा। अब भारत में अर्धसंघीय सरकार, ये भी बात सही है। भारत में जो है कैसी फेडरल सिस्टम पर बेस्ड जो गवर्नमेंट है वो रन करती है। तो हमारा 27 का सी जो है एक राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सी इज राइट आंसर। अब हम 28 की तरफ चलते हैं। 28 कहता है कि जो है विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SDR जिसको बोला जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसके संदर्भ में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उन पर हमें विचार करना है, बताना है कि इसमें से क्या सही है। पहला कहता है कि वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड द्वारा सृजित विशेष आहरण अधिकार यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स ब्याज आधारित अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित कोष है। ये बात सही है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बात बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन इसका कथन नंबर 2 कहता है कि SDR केवल अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, यूरो अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की बास्केट पर आधारित है। ये बात गलत है, ये बात गलत है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर भी है, जापानी येन भी है और यूरोपियन यूनियन का यूरो भी है, और इसके साथ में आप लोग जोड़ लीजिएगा चाइना का जो है रेनमिनबी भी जो है इस मुद्राओं की बास्केट में शामिल है। रेनमिनबी, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, रेनमिनबी, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाता है, ये सही हो जाता है, ये जो है गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ओके, तो हम चलते हैं 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि इसमें जो है सूचियाँ दी गई हैं हमारे संविधान में, जो है 3 सूचियाँ हैं, उसमें एक संघ सूची है, एक स्टेट यानी राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म सही है। तो संघ सूची में विदेशी मामले, ये तो बात सही है। राज्य सूची बैंकिंग, ये गलत है, ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची विवाह, ये बात सही है। ये समवर्ती सूची यानी इस पर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संबंधित जो भी राज्य की सरकारें हैं वो लोग जो है इस पर अपने कानून बना सकते हैं। जो संघ के संबंधित सूचियां हैं उस पर केवल संघ सरकार यानी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और राज्य से संबंधित जो सूचियां हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उन पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। तो हमारा पहला और तीसरा सही है, यानी केवल 2 युग्म सही हैं। तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि संघ सूची जो विदेशी मामले से संबंधित है, ये बात सही है, मतलब विदेशी मामले से संबंधित जो भी कानून बनाए जाएंगे वो केंद्र सरकार द्वारा संबंधित होंगे। राज्य सूची बैंकिंग लिखा गया, ये गलत है, ये संघ सूची का विषय है। समवर्ती सूची, ये सूची विवाह यानी इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के दोनों जो है जो भी कानून होंगे, नियम होंगे अपने राज्य से संबंधित
और केंद्र चाहेगा तो केंद्र भी इस पर कानून बना सकता है। तो हमारा पहला और तीसरा सत्य हो जाता है। तो हमारा 2 युग्म यानी क्वेश्चन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि सरकार के संसदीय स्वरूप के संदर्भ में कौन से सत्य कथन है। तो सरकार के संसदीय स्वरूप निरंकुशता को प्रतिबंधित करता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं होता तो निरंकुशता को प्रतिबंधित कर पाना बहुत मुश्किल कार्य होता। तो उसके संदर्भ में पहला कथन सत्य है। और दूसरा भी सत्य है कि इस संदर्भ में विधायी और कार्यपालिकी जो भी शक्तियाँ हैं वो अविभाज्य हैं। तो हमारा 30 का क्वेश्चन जो है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, अब हम 31 पर चलते हैं। 31 कहता है कि जो है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके संदर्भ में जो है 3 कथन देके हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सत्य कथन है। विश्व आर्थिक मंच जो है पेरिस में स्थित एक फ्रेंच गैर लाभकारी संस्थान है। ये पेरिस में नहीं है, ये जिनेवा में है। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये जिनेवा है। ओके, तो ये कथन गलत हो जाता है। और इसका वर्ष 2022 की वार्षिक बैठक की थीम थी वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट, ये सत्य है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये भी बात सही है। तो हमें बताना इसमें से कौन सा गलत है। तो गलत एक ही तो दिख रहा है, तो हमारा 31 का ए हो जाएगा। ओके, इसके द्वारा और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, दूसरा है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, और चौथा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, और चौथा है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट यानी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। 7वीं नहीं है, 7वीं में तो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के संदर्भ में बात की गई है। तो ये 8वीं अनुसूची है। किसमें है ये? 8वीं। ओके, ये गलत हो जाएगा। लिखा गया कि 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा सिंधी भाषा को अनुसूचित भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। ये बात गलत है, क्योंकि 21वें जो संविधान संशोधन था उसमें 1992 नहीं होता, ये 1967 था। यहाँ पे क्या था ये? 1967। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। और सिंधी भाषा को अनुसूचित भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था, 1967 होगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा लिखा है कि भारतीय संविधान का भाग जो है 17 अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। तो आप लोग बताइए ये सही है गलत? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूँ। आप लोग इसको जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 32 के बाद जो है 33 पे चलते हैं। अब इसमें से आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है, मतलब सही नहीं है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 33 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो पहला कहता है कि यह भारतीय नागरिक को किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से संबंध में प्रतिबंधित करता है। ये बात सत्य है, क्योंकि उपाधियों के अंत से ही तो संबंधित है आर्टिकल 18। और कथन 2 कहता है कि विजेताओं के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में पद्म पुरस्कार प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। ये भी बात सत्य है। तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 34 की तरफ चलते हैं। हमारा 34 क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। और दूसरा कहता है कि सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री यानी एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई का मतलब हो जाता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स,
किसी ड्रग या दवा के निर्माण के लिए प्रमुख तत्व है। इसमें से क्या सत्य है? दोनों सही है इसमें। पहला जो है यूएसए है, दूसरा चाइना है और तीसरा इंडिया है। तो हमारा जो है दूसरा भी सत्य हो जाता है, पहला दूसरा दोनों सत्य हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, तब हम क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। सरदार सरोवर डैम के संदर्भ में पूछा गया कि ये किस नदी पर निर्मित है। तो सरदार सरोवर डैम तो नर्मदा नदी पर निर्मित है। ये तो सीधे सीधे आप लोग बता दोगे, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो आज का जो है डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। अगला जो 36 से 50 या 55 तक का जो भी क्वेश्चन होगा उसको अगले सेशन में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद।